हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि संस्कृत के प्रैक्टिस सेट की जगह चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आप सभी के कहने के लिए ही, आप लोगों के कहने के मुताबिक अब आप सभी की संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। बस आप लोगों को अच्छे से पूरी क्लासेस को देखना है, सपोर्ट करना है। तो इन क्लासेस में आपके एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया जाएगा। एक एक क्लास को अच्छे ढंग से देखिए, सभी क्वेश्चंस को देखिए, और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्रत्येक क्लास को आपको अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को देखना है। और आपका सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है वर्ण परिचय। पहला टॉपिक हमारा है वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण। इसके अंतर्गत आपको वर्ण से परिचित कराया जाएगा। वर्णमाला प्रत्याहार जो होते हैं वही संस्कृत की नींव है, वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात को आगे रखते हैं। आप सभी लोग बस अच्छे से क्लासेस को देखना प्रारंभ करिए, अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछिएगा। तो दोस्तों, क्या दिया गया? भगवान शंकर के डमरू से उद्भूत 14 वर्ण जिनसे पाणिनि महोदय ने सूत्र में कटिबद्ध किया। तो दोस्तों, संस्कृत का जो मेन ज्ञाता कहा जाता है, या कह सकते हैं जिनसे संस्कृत प्रारंभ हुई, वो पाणिनि को कहा जाता है। इनकी बुक है अष्टाध्यायी, और इन्होंने संस्कृत के जो सबसे पहले वर्ण बनाए थे उनको नाम दिया गया था महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कहाँ से लिए गए थे? तो ये भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए 14 वर्ण थे, और इन्हीं वर्णों को सूत्र में किसने बांधा था? तो ये पाणिनि जी थे, इन्होंने बांधा था। ये 14 सूत्र निकले थे। पूरी संस्कृत का जो निर्माण है, पूरी संस्कृत जहाँ से प्रारंभ होती है, वो आपके यही 14 महेश्वर सूत्र हैं। नाम थोड़े बोलने में कठिन है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, एक बार आपके दिमाग में पहुँच जाए तो धीरे धीरे सब कुछ आपको आने लगेगा। आ ई उ ण ऋ ऋ का ए ओ णा ए औ चा हय वरट, ये इंपॉर्टेंट है। लड़ वां मड़ मड़न नम झ भ वां घड़ धस जब गढ़ धस खा भा छा ढा ता चा टा वा कपय ससर और हल। ये आपको सिर्फ नाम देखने हैं। बोलने में अगर कुछ गलती हो गई है तो आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा। आपके सामने सभी नाम दिए गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं 14 जो महेश्वर सूत्र हैं, इनका मतलब क्या है। तो दोस्तों, इन 14 महेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का उल्लेख है। संस्कृत की वर्णमाला का पूरा उल्लेख जो होता है वो यहीं से होता है। इसलिए इनका अन्य नाम वर्ण सामान्यम या अक्षर सामान्यान्याय भी रखा गया है। महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो है, जैसे आ ई उ ड़ा मा ऋ ऋ का, तो इसमें जो ड़ा है, इसमें जो का है, इत्यादि वर्णों को इत्संज्ञक कहा जाता है। ये आपका सूत्र आगे भी जब आपको प्रत्याहार पढ़ाएंगे तब आपको इत्संज्ञा बताई जाएगी। तो प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत, प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंतिम का जो वर्ण आता है, इसे इत्संज्ञा का नाम दिया गया है। अब पांचवा सूत्र अभी हमने जो आपको इंपॉर्टेंट बताया था, है वरट कहा जाता है इसको। पांचवें सूत्र से व्यंजनों में आकर अकार आ है, और वह सिर्फ वर्णों का स्पष्ट उच्चारण के लिए है। यानी कि अकार जो है, हमने आपको इकारांत उकारांत बताए थे, उसी प्रकार से अकार यानी कि बिना मात्रा का जो वर्ण है वो आपके स्पष्ट उच्चारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लास को एंड तक देखिएगा, पूरे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आगे हम लोग वर्णमाला इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद उच्चारण स्थान तक आज की क्लास को एंड करेंगे। इन सभी इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। हमने आपको बताया इत्संज्ञक वर्ण जो है, इनसे ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र जो दिए गए आपके स्वर विधायक हैं, यानी कि जो आपके महेश्वर सूत्र में 14 में से शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो स्वरों पर आधारित हैं, स्वर विधायक हैं। अंतिम के 10 सूत्र व्यंजन विधायक हैं। तो ये आपके 10 और 4 कुल मिलाकर के 14 हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला में वर्णों की बात की जाए तो स्वर को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। अच के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपके 9 स्वर आते हैं। संस्कृत में कभी भी आपसे पूछा जाता है वर्णों की संख्या, तो मोस्टली आपको आंसर 9 ही मिलेगा, और यही सही माना जाएगा। आ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वो आपको 13 देखने को मिलती है, लेकिन मूल संस्कृत के जो स्वर हैं वो 9 ही हैं, जो आपके महेश्वर सूत्र में वर्णित हैं, और इन्हें अच के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो स्वर को अच कहते हैं, उसी प्रकार से व्यंजन को हमने क्या नाम दिया है? तो व्यंजन को हमने नाम दे दिया है हल। ये देख लीजिए,
हल नाम दे दिया गया है और इसमें कुल 33 व्यंजन आ जाते हैं आपके महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए सबको, हा या व र ला वा, इसी प्रकार से मतलब क्रम जो आपका महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग क्रम है, उस क्रम में ये आपके सभी वर्ण लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से और ऊपर वाले स्वर मिला करके आपके कुल जो होते हैं 42 वर्ण बनते हैं। और ये आपके महेश्वर सूत्र में ह वर्ण जो आया 2 बार आया है। कितने बार आया? 2 बार। एक बार स्टार्टिंग में आया था है वरट, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपकी संस्कृत के जो व्यंजन विधायक सूत्र होते हैं प्रारंभ होते हैं, और उसके बाद आपका जो अंतिम हल बताया था इसमें भी आपका हा आ जाता है। तो ये 2 बार व्यंजन वर्ण आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्वर की। तो स्वर आपके अलग अलग रूपों में अगर आपको समझाए जाए तो आप लोग देख सकते हैं, सामने आपको पूरा एक चार्ट दिख रहा होगा। स्वर आपके ध्वनि मात्रा के हिसाब से होते हैं, उत्पत्ति के हिसाब से होते हैं। इससे ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत स्वर कहते हैं। जो आपके एक मात्रा वाले स्वर होते हैं उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो 2 से अधिक 3 मात्राएं होती हैं जिन्हें देर तक बोलना पड़ता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। एक एक करके डिस्क्राइब करते रहेंगे, पढ़ते रहिए। तो इसमें आपके बिना मात्रा या एक मात्रा वाले जो होते हैं वो आ, ई, ऊ, रिर और री, ये 5 आपके ह्रस्व के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आपके दीर्घ में आ, ई, ऊ, रिर ये आपके आते हैं। फिर ए, ओ, ये आपके 8 हो गए कुल मिलाकर के द्विमात्रिक में, दीर्घ में। तो याद रखिएगा। इसके बाद प्लुत स्वर जो होता है ये प्लुत ही माना जाता है। एस रूप में जो लिखा जाता है ये आपका स्वर में अलग से गिनती नहीं की जाती है, लेकिन प्रयोग में लाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो एक आपका मूल स्वर होता है, दूसरे संधि स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो मूल स्वर जो हैं वो आपके ह्रस्व स्वर वाले होते हैं और इनकी संख्या 5 ही है, देख लीजिएगा। अब संधि स्वर कौन से होते हैं? जो अन्य स्वर की मदद से, यानी कि एक स्वर दूसरे स्वर की मदद से जब बनता है, जिन्हें ये देखिए आपके सामने लिखे गए। अभी स्वर संधि के अंतर्गत आपको इसी रूप में बताया जाएगा कि कैसे मेल होता है स्वरों का, वो आपके स्वर संधि के अंतर्गत आता है। वहां पर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 8 और 5 मिलाकर के हमने कितना बताया? 13 स्वर यहाँ से मिलाकर के आपके बन जाते हैं। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से स्वर बन गए। तो ई बन गई, ऊ बन गया, रिर बन गया आपका, ऊ ए बन गया, ओ बन गया। तो ये स्वर आपके कहाँ से बनते हैं? ये स्वर आपके बन जाते हैं मूल स्वरों से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं वर्ण की ओर। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बहुत बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। कम से कम समय में जितनी जानकारी देते चल रहे हैं, पढ़ते रहिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। अगला पॉइंट है वर्ण किसे कहते हैं? उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। और ये देख लीजिए, अगर व्यंजन वर्णों की बात की जाए तो सबसे छोटे वर्ण होते हैं जिसमें हलंत लगा हुआ मिलेगा, वे। और आ, ई, ऊ, रिर ये आपके जो आ जाते हैं, आ, ई, ऊ, ये आपके सबसे छोटी ध्वनियां कहलाती हैं। और इनके जो समूह होता है, इनका जो क्रमबद्ध समूह होता है, उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है आपका कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपको कितनी बताई जाती है? 50 होती है। हिंदी में आपकी 52 होती है, और संस्कृत में कितनी होती है? 50 होती है। यहाँ पर आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगली कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। वर्ण भाषा की मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह से क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, सार्थक ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। कोई भी शब्द हो, अगर सार्थक रूप से हम अगर उनका प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे वाक्य का निर्माण हो जाता है। और वाक्य क्या होते हैं? वाक्य भावों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे प्रमुख साधन होते हैं। ये आपके अलग अलग रूपों में उच्चारण स्थान के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आपको आगे आज की ही क्लास में देखने को मिलेंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लीजिएगा। जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, स्वर अगर पूछे जाएं तो कितने लिखने हैं? तो सबसे अच्छा पॉइंट है आपका 9 ही स्वर आपके सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी ये बुक है संस्कृत की, संस्कृत व्याकरण पर आधारित बुक है। और इसमें अचः स्वरा, अच के अंतर्गत हमने आपको कितने स्वर बताए थे? 9 बताए थे। तो 9 ही सही माने जाएंगे। अगर कहीं
9 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया तो आप लोग 13 को टिक करेंगे तो वहां पर 13 मान लिया जाएगा, लेकिन मूल रूप से आपके 9 स्वर संस्कृत में माने जाते हैं। ये आपके स्वर के आधार पर अभी जो ऊपर हमने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए, कुल मिलाकर के स्वर क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन की ओर। तो व्यंजन दोस्तों क्या है, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सुबह 9 बजे डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं। आज की लाइव क्लास में साउंड थोड़ा बिगड़ गया था, तो उम्मीद करेंगे कि कल से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा डेली सुबह 9 बजे। और कल की सुबह की 9 बजे की क्लास में हम लोग संस्कृत को ही कवर करेंगे। आज ये जो आपको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं इसके ही क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की जब बात हो जाएगी आपकी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन जो होता है ये आपका कुल मिलाकर के 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, देखिए जल्दी से। यहाँ पर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए जीवा मुख के किसी एक भाग पर स्पर्श करती, यानी कि कहीं पर भी स्पर्श करेगी तो वहीं से आपका नाम क्या बन जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाने लगता है। का वर्ग से लेकर के आपके पा वर्ग तक कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और संस्कृत में इनको किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। कु, चू, टू, तू, पू, यानी कि प्रत्येक वर्ग में ऊ की मात्रा लगा दी जाती है। ये आपके संस्कृत में इनको जाना जाता है। कुल मिलाकर के 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या पूछी जाए तो आपको 25 याद रखनी है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं जिनके आपको अभी आगे उच्चारण स्थान भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। यहाँ पर आप लोग इनके सभी वर्ण भी एक बार एक नज़र में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। इन वर्णों का उच्चारण वायु को थोड़ा रोक कर कम शक्ति लगाकर आराम से किया जाता है, यानी कि अंतस्थ इनको बिना मतलब ज़्यादा धक्का नहीं देना पड़ता, आराम से कम शक्ति के साथ ही बोला जा सकता है। और एक प्रकार से अगर कहा जाए तो इन्हें अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये मध्यस्थ के रूप में होते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्यस्थ के रूप में। और इनका सूत्र जो होता है यण होता है, और या, रा, ला, वा, ये 4 मिलाकर के आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण सूत्र याद रखना, अच, हल, यण, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, मुख में जीवा की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है, यानी कि जब जैसे कोई वर्ण है, कोई अक्षर है, उसे बोलने में आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपके जीभ से, मुख से गर्मी का प्रवाह होता पता चल रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें घर्षक वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, सा, खा, साहा, ये 4 मिलाकर के आपके जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। व्यंजन जो होते हैं कैसे होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक क्यों होते हैं वो आपको आगे यहाँ पर क्लियर होंगे। अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण का क्रम महेश्वर सूत्रों के अनुसार ही स्मरणीय है। इस प्रकार से वा, मा, ड़ा, ना, ना इस रूप में आपके किस में दिए गए, महेश्वर सूत्र में दिए गए हैं। नहीं तो आपका पहले का वर्ग क्या आता अंतिम वर्ण, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग, इस प्रकार से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आपका महेश्वर सूत्र में जो क्रम दिया गया उस रूप में लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और शा, इससे मिलकर के छा बन जाता है। ता और रा से मिलकर के त्रा बन जाता है। जा और वा मिलकर के ज्ञा बन जाता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज्ञा ही है, यही एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब व्यंजन को अर्धमात्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मूल रूप से आप व्यंजन को समझते हैं तो उसमें आपको हलंत लगा हुआ जरूर मिलेगा। और जब व्यंजन में कोई एक मात्रा जोड़ देते हैं तब वो आपका मूल रूप से व्यंजन बनता है, का बन गया जैसे, तो इसमें एक मात्रा जुड़ गई आपकी, इसीलिए इसको अर्धमात्रिक कहा जाता है। और ये जो नीचे लगा हुआ होता है इससे पता लगता है कि व्यंजन अभी अधूरा है, इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, और इस चिन्ह को हम हलंत के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान की ओर। तो सबसे पहले नंबर पर आपका आता है कंठ का उच्चारण स्थान। कंठ में आपके वर्ण की बात की जाए तो का वर्ग कंठ के अंतर्गत आता है, इतना आपको पता होगा। का वर्ग के बाद आ और छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों की जो स्वर होता है वो कंठ से ही निकलता है, तो ये भी आपके कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हा जो हम लोग बोलते हैं उस व्यंजन के अंतर्गत, ये भी आपका किस में आ जाता है, कंठ के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा आता है आपका तालु। तो
तो चा वर्ग आपका तालु से आ जाता है और चा वर्ग के साथ ई ई ये दोनों मात्राएं आपकी इसके अंतर्गत रख दी जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद या आपका हो गया अंतस्थ और शा आपका हो गया ऊष्म व्यंजन, ये भी आपके तालु के द्वारा बोले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग मूर्धा की ओर, तो देख लीजिएगा रिर आपका मूर्धा में आ जाता है सबसे पहले, फिर आपका टा वर्ग पूरा मूर्धा के अंतर्गत आ जाता है, टा ठा डा ढा णा। सबसे अच्छा इनको अगर आपसे कोई स्पर्श व्यंजन का वर्ण पूछा जाता है तो सबसे अच्छा तरीका है नाभि अगर आपको याद होते हो तब भी उस वर्ण को अगर आप आंख बंद करके 4 बार ठीक ढंग से उच्चारण करते हैं तो आपको उसका उच्चारण स्थान 100% सही पता लग जाएगा। इसके बाद रा हो गया और सा हो गया, ये दोनों भी आपके मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपका बीएड का पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले भी 1-2 क्वेश्चन हुए थे उनमें भी आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था पेपर्स में कि इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें ही हो जाते हैं। अगला आपका पहुंचते हैं तो दंत में पहुंचते हैं, तो दंत में आपका री आ जाता है, ता था दाधा ना आ जाता है, इसका ता वर्ग पूरा आ जाता है, इसका ला भी इसी में आता है, दंत में ला आ जाता है, याद रखिएगा। इसका सा जो आपका सिंपल वाला सा होता है सबसे, वो भी आपका दंत के अंतर्गत रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ओष्ठ की ओर, तो पा वर्ग पूरा आपका ओष्ठ में आ जाता है। इसके बाद ऊ की मात्राएं, बोलने से ही आपको लग रहा होगा ओठ जो है गोले के आकार में बन जाते हैं तो ये आपका ओष्ठ कहलाता, पा वर्ग भी पूरा ओष्ठ के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नासिक में, तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक या नासिक ध्वनि के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। कंठ तालु में आपकी ए और अ ये दोनों मात्राएं कंठ तालु के अंतर्गत आती हैं। कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आपकी ओ और औ की मात्राएं आ जाती हैं। एकमात्र वर्ण जो आपका दंतोष्ठ में आता है वो वा का वर्ण है, याद रखिएगा। जिह्वा मूलीय आपके ध्वनियां अलग होती हैं, ये ज्यादा नहीं पूछी जाती। दंतोष्ठ सबसे इंपॉर्टेंट है, षटकोण वाला सा इंपॉर्टेंट है, 1-2 और वर्ण है वो आपको अच्छे ढंग से देखने हैं। आज की आपकी संस्कृत की वर्ण परिचय की क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपको पूरे अच्छे ढंग से क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर पसंद आई हो तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल सुबह 9 बजे की क्लास में हम लोग मिलेंगे और आज की क्लास की पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर जरूर जुड़िएगा और ऐसी ही डेली क्लासेस पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत के कुछ पुराने प्रैक्टिस सेट आपको भी कुछ दिनों में कराए गए हैं, उनका लिंक नीचे दिया गया है, उन क्लासेस को भी जरूर अधिक से अधिक देखिए और शेयर करिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।